हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड ईसीपी। और ये मेरा दूसरा मैराथन वीडियो है फॉर एनवायरनमेंट। जो एग्ज़ाम आपका निकला है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर्स एंड जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर्स का एग्ज़ाम। अगर आपने फॉर्म भरा है तो अच्छे तरीके से तैयारी करो, बिकॉज पेपर बिल्कुल आपका सिंपल पेपर आता है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स जो हैं एनवायरनमेंट के वो कवर होते हैं एंड वो बहुत अच्छे तरीके से कवर किए जा सकते हैं। जो हमारा पहला वीडियो था असिस्टेंट एनवायरनमेंट और जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर्स के लिए मैराथन क्वेश्चंस का, उसमें आई थिंक मैंने 100 क्वेश्चंस के आसपास कवर किए थे अलग अलग टॉपिक्स में से। आज दूसरा मैराथन है। कुछ 4-5 मैराथन्स को अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपके पास बहुत सा क्वेश्चन बैंक हो जाएगा और मेरे को लगता है आपके कंसेप्ट्स यहाँ से काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत अच्छा सिलेबस दे रखा है इन एग्ज़ाम्स के लिए। जो जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर और असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो पेपर है उसका अगर ओनली आप क्वेश्चन बैंक कर लें योरपीडिया का और ईसीपी का, तो मेरे को लगता है आपके काफ़ी टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। और इसमें जो आपका पेपर है वो ये है, जो पेपर का पैटर्न है वो ये है। आपको 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल हैं और 20 क्वेश्चन आपके जो जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक्स हैं वो हैं। तो आपको इनको 100 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है, बिकॉज 4 टॉपिक्स हैं सिलेबस के। ये एयर पोल्यूशन है, ऐसे आपके पास 4 टॉपिक हैं फ्रेंड्स। और एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए योरपीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन को बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से कवर किया गया है। उसके बाद आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये दूसरा टॉपिक है। हर टॉपिक इसमें से बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है मेंटर्स ने। तीसरा टॉपिक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर है। एंड फोर्थ टॉपिक आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ है। इसमें से बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, बहुत डरते हैं इस टॉपिक से, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और इसी का सेकंड मैराथन मैं आज आपको दे रहा हूँ, एयर पोल्यूशन, और इसको मिला के मैं आपको ये 2 टॉपिक्स के मैराथन क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इनको ढंग से क्वेश्चंस को कर लेना। अगर आपने इसको सारे क्वेश्चंस को मैराथन्स को कर लिया तो आपका काफ़ी टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा ये मैराथन सेकंड मैराथन है, क्वेश्चन बैंक है जो आपका इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसमें ये एक एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहला क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें प्रोड्यूसर को आप कार्निवोर्स जो टॉप होता है, प्रोड्यूसर एट द बॉटम ऑफ द बेस होता है, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं। जो इकोसिस्टम में आपके प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ आपके कंज्यूमर होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज कंज्यूमर, टर्शियरी स्टेज कंज्यूमर, उनको ट्रॉपिक लेवल में बांटा होता है और उस ट्रॉपिक लेवल का क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ये मैंने पहले इसमें भी आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट मैराथन में। इसको इकोलॉजिकल बेसिकली पिरामिड का नाम दिया होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें प्रोड्यूसर नॉर्मली बॉटम पे होता है और कंज्यूमर जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, टॉप पे होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं टर्शियरी लेवल के। और ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन का। और इस पूरे के पूरे इकोलॉजिकल जो पिरामिड है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इकोलॉजिकल पिरामिड को दिया किसने था। तो 1927 में एल्टन ने, और इसको एल्टन पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। एल्टन के नाम से इस पिरामिड का नाम एल्टोनियन पिरामिड भी है। तो एल्टोनियन पिरामिड इसी को बोलते हैं। और इसमें अलग अलग ये होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी एक पिरामिड होता है, एक एनर्जी होता है, एक बायोमास होता है। तो इसके नाम पे 3 पिरामिड होते हैं, नंबर बेस पे पिरामिड, बायोमास के बेस पे पिरामिड और
आपके ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के नाम पे पिरामिड। पिरामिड उल्टे भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात समझ के रखना कि जो एनर्जी पिरामिड होता है वो सीधा होता है, ऐसा होता है एनर्जी पिरामिड हमेशा। उल्टा पिरामिड का मतलब ऐसा होगा, अपराइट एंड इन्वर्टेड। तो अपराइट ये है और ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड एंड अपराइट दोनों ही होते हैं। तो तीन तरह के पिरामिड होते हैं, एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं इनको। तीन तरह के पिरामिड होते हैं, नंबर के बेस पे, एनर्जी के बेस पे, बायोमास के बेस पे। एनर्जी होता है वो हमेशा आपका अपराइट होता है, एनर्जी अपराइट होता है। ये देखो, अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। अपराइट सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, जो आपका प्रोड्यूस करता है, सन लाइट लेके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। वो होता है आपका सारे के सारा ये प्लांट्स, वेजिटेशन। उसका हर्बीवोर्स आ जाते हैं, उसके कार्निवोर्स आ जाते हैं, टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन इकोसिस्टम, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेड़ कम हो और पेड़ के ऊपर जो डिपेंडेंट बर्ड्स हैं वो ज़्यादा हों, नंबर ऑफ ट्रीज कम हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट जो आपके बर्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो इन्वर्टेड पिरामिड बन जाएगा। इन्वर्टेड कहाँ बनता है वो भी डिस्कस करेंगे, इन्वर्टेड कहाँ बनता है उसको भी डिस्कस करेंगे। इन्वर्टेड तब बनता है जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल या बायोमास इस कम है, और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर जाते हैं उनका नंबर बढ़ता जाता है। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम या इवन ओशन इकोसिस्टम। फिटोप्लैंक्टन कम होता है और जू प्लैंक्टन ज़्यादा होता है। ये नाम है बेसिकली बायोमास के। तो ये जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है, एनर्जी क्या होता है पिरामिड, एनर्जी पिरामिड होता है अपराइट। तो एनर्जी पिरामिड अपराइट होगा और पॉन्ड पिरामिड जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पिरामिड है, ये अपराइट भी हो सकता है और ये आपका इन्वर्टेड भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन गैदर कर लो ये, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वहाँ से उठाए गए हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। एनवायरमेंट साइंस में से जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे यहाँ से उठाए गए हैं। तो जो आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको नंबर बेसिकली डिफाइन करता है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो रिलेशन है उसको कौन सा पैरामीटर डिफाइन करता है, उसको नंबर पैरामीटर डिफाइन करना, नंबर। इकोलॉजिकल पिरामिड, कौन सी स्टेटमेंट इससे इनकरेक्ट है? बी और ई स्टेटमेंट गलत है। जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होता है। मैंने आपको बताया कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा अपराइट होता है। ऐसा बॉटम पे आपका जो है प्रोड्यूसर बैठा होता है जो सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एनर्जी क्रिएट करता है। तो ई गलत है। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे एनर्जी की, बायोमास की, नंबर की, तो एक ग्रुप नहीं, सारे ग्रुप के ट्रॉपिक लेवल पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में पिरामिड आपके अपराइट होते हैं, ये करेक्ट है। जो सी और पॉन्ड है वो इन्वर्टेड होता है, ये भी करेक्ट है। सो ये आपके कुछ चॉइसेस रिलेटेड टू पिरामिड्स, एल्टोनियन पिरामिड से रिलेटेड जो आपके कुछ चॉइसेस हैं। ये तीन तरह के पिरामिड हैं, तीन तरह के पिरामिड, एनर्जी, बायोमास और नंबर। एल्टोनियन पिरामिड को तीन वे में हम देख सकते हैं। एक एनर्जी पिरामिड, एक होता है आपका बायोमास पिरामिड और एक होता है नंबर पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। तो इसको तीन तरह से हम ये पिरामिड्स को देख सकते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर।
और जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो आपका अपराइट होता है ऐसा। कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड्स और एल्टोनियन पिरामिड्स। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे आप इनका रिलेशन बताते हो, और ये 3 तरह के नंबर, बायोमास और एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। नॉर्मली नंबर, बायोमास, एनर्जी पिरामिड जो होते हैं अपराइट होते हैं। जैसे जैसे प्रोड्यूसर से आप हाई ट्रॉपिक लेवल पे जाते हो तो इनका नंबर कम होता जाता है। कुछ इकोसिस्टम में नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है। जैसे सी में बायोमास का इन्वर्टेड होता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है और ये इन्वर्टेड नहीं होता। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है लार्ज साइज ट्रीज नंबर में कम होते हैं, जबकि उनके ऊपर जो डिपेंडेंट स्पीशीज होती हैं वो ज़्यादा नंबर में हो सकती हैं। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ अ ट्री इकोसिस्टम कई बार इन्वर्टेड हो सकता है। तो कौन से पिरामिड इन्वर्टेड हैं, कौन से पिरामिड अपराइट हैं, ध्यान से देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है पिरामिड ऑफ सी, पिरामिड ऑफ पॉन्ड, पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन्वर्टेड होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इन्वर्टेड होता है। सो कौन से पिरामिड इन्वर्टेड होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इन्वर्टेड सो इसका रीजन भी दे रखा है, रीजन भी आपको दे रखा है क्यों ऐसा होता है। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है, ये आप याद कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। दूसरा क्या नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड का? व्हाट कैन बी द अनदर नेम ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? This is called Eltonian pyramid. Why? Because it was Charles Eltonian who formulated these pyramids back in 1927. Which of the following pyramids is upright? So pyramid of energy. It shows the rate of flow of energy at different tropic level. You see, maximum energy comes from solar side, sun energy, and that is 100% energy goes to primary producers, plants. Then 10% energy goes to primary consumer, grasshoppers and all. Then further 10% of that, eventually 1% goes to secondary consumer, frog or something. Then 10% of that goes to next level, snake. Then 1%, 10% of that goes to
even higher. Maybe eagle. Eagle will eat snake, snake will eat frog, frog will have grasshopper, grasshopper will eat the plants, something like that. Very, very important. So it is the always upright. So energy pyramid is always upright. ये एनर्जी पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है. फॉरेस्ट में रेगुलेटिव फॉरेस्ट प्ले मेनी फंक्शंस. फॉरेस्ट हैव मेनी फंक्शंस. विच वन रिप्रेजेंट द रेगुलेटिव फंक्शन ऑफ द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट के तो बहुत से फंक्शंस हो सकते हैं. कौन सा ऐसा फंक्शन है जो रेगुलेटिव फंक्शन है? स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैस आर द रेगुलेटिव. बेसिकली फॉरेस्ट प्लेज द रोल ऑफ अ सिंक. फॉरेस्ट जो सिंक का रोल प्ले करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है, ऑक्सीजन आपको देता है. फॉरेस्ट में बहुत से ट्रीज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन तुम्हें देते हैं. तो रेगुलेटिव फंक्शन प्ले करता है फॉरेस्ट. वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू बी स्पेसिफिक. रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स रेन का वाटर आएगा, उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा. नॉट ओनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग इज लाइक वाटर को कलेक्ट करना और उससे ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाना, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करना. ये बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है. इनमें से कौन सा मेथड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है? ये 3 आर जो हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट के हैं. रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल. दीज आर द 3 आर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. आर 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 बहुत इंपॉर्टेंट 3 आर्स हैं. वेस्ट मैनेजमेंट के 3 आर. कौन सा ऐसा नेचुरल आपका रिसोर्स है या ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रिक वायर्स में तुम यूज करते हो? कॉपर. बट कॉपर थोड़ा सा महंगा होता है और हैवी होता है, इसलिए कॉपर की जगह हम एल्यूमिनियम को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं. लेकिन कॉपर का कंडक्टिविटी बेटर होता है. बॉक्साइड ओर जो है वो उससे एल्यूमिनियम निकलता है. Aluminium is more used. इंडिया में ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहां डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग ज्यादा होता है. माइनिंग कहां पे होती है इंडिया में? आपने सुना होगा गोल्ड माइन, डायमंड माइंस, पन्ना, जितने भी माइंस हैं मध्य प्रदेश में हैं. छत्तीसगढ़, झारखंड में तो है ही कोयले की और आयरन ओर, आयरन माइंस, कोल माइंस. झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ही पार्ट पहले झारखंड था, सॉरी छत्तीसगढ़ था. तो झारखंड और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे बहुत सी ओर्स हैं. इनफैक्ट झारखंड को स्टेट ही इसलिए बनाया गया था बिहार से अलग करके कि इसमें बहुत सा नेचुरल ओर्स थी. ओवरग्रेजिंग किस स्टेट का एक मेन ट्रबल है? ओवरग्रेजिंग, जहां पे जानवर जो हैं जमीन को, लैंड को ओवरग्रेजिंग करते हैं. तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र. आप ऑलरेडी जानते हैं कि राजस्थान वगैरह में वेजिटेशन थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर जानवर उसको ओवरग्रेजिंग करें
तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो है ही, गुजरात में भी है। तो डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवरग्रेजिंग इन 3 स्टेट्स की मेन प्रॉब्लम है, जिससे क्या होता है कि सॉयल इरोजन होता है, पानी रुक नहीं सकता यहाँ पे, और सॉयल इरोजन के चलते, वाटर के रन ऑफ के चलते इन सॉइल्स में काफ़ी डैमेज होता है। सॉयल इरोजन, जानवरों का ओवरग्रेज करना, ग्रेजिंग करना, ओवरग्रेजिंग से रन ऑफ होना एक मेन ट्रबल है। रन ऑफ होता है पानी के फ्लो होने से सॉयल इरोजन होना, वाटर का फ्लो करना, सॉयल इरोजन करना, रन ऑफ, वाटर फ्लो। अब 2 टर्म याद रखना, एक ओवरग्रेजिंग जो आपने देखा राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरह में ज़्यादा होती है, और एक आपका हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग। हिली एरिया में रन ऑफ को रोकने के लिए, वाटर फ्लो को रोकने के लिए, एज यू कैन सी खेत में पानी रुका हुआ है, तो रन ऑफ की प्रॉब्लम को कम करने के लिए इस तरीके से टेरेस फार्मिंग की जाती है। सो टेरेस फार्मिंग जो है वो रन ऑफ की प्रॉब्लम को रोकता है, टेरेस फार्मिंग। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें ओवरग्रेजिंग एक प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन के लिए? वाटर बेसिकली ओवर इरिगेशन, नॉट ओवरग्रेजिंग, पानी को बहुत ज़्यादा इरिगेशन के लिए यूज़ करना, जिससे सलाइनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। देखो रेन, एसिड रेन से हमने डिस्कस किया था, एसिड रेन से पानी में एसिडिटी बढ़ जाती है, और वाटर लॉगिंग, पानी के इकट्ठे हो जाने से सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी बढ़ जाती है। लेकिन कौन सी स्टेट्स जहां पे बहुत सा पानी इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है? ओवर इरिगेशन, आप जानते हैं जैसे ट्यूबवेल यूज़ किया जाता है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश वगैरह में, ऐसा वेजिटेशन होता है कि ट्यूबवेल वगैरह यूज़ किया जाता है, ग्राउंड वाटर निकाला जाता है बहुत सा खेती के लिए, इरिगेशन के लिए, और इवेंचुअली जब बहुत ज़्यादा पानी निकाला जाता है इरिगेशन के लिए, तो वहाँ पे सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी आ जाती है सॉइल के अंदर, और वो एक सीरियस प्रॉब्लम है। टेरेसिंग, क्या होता है टेरेसिंग? अभी डिस्कस किया हमने। टेरेसिंग है एग्रीकल्चर में, हिल एरियाज में एग्रीकल्चर का एक तरीका, जिसमें आप स्लोप्स, जो स्लोप है उसको छोटे छोटे खेतों में बांट देते हो, जिससे रन ऑफ के चलते सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। दैट इज टेरेसिंग। ये जो हमने दिखाया टेरेस फार्मिंग, टेरेसिंग, दिस इज डन इन द हिल एरियाज टू स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। दिस इज कॉल्ड टेरेसिंग, इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। What can be the main factor for desertification? डेजर्ट बनना, डेजर्टिफिकेशन। देखो टूरिज्म नहीं होता, डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं होता, इरिगेशन नहीं होता, ओवरग्रेजिंग होगा। ओवरग्रेजिंग ऑब्वियसली, जब आप ओवरग्रेजिंग करेंगे तो आप वेजिटेशन कम कर देते हैं, वेजिटेशन को रिड्यूस कर देते हैं, और जब वेजिटेशन रिड्यूस कर देते हैं तो डेजर्टिफिकेशन आने के चांस होते हैं। These are some of the causes of desertifications. Some causes of desertification. Climate crisis. What is climate crisis? Climate change, global warming. Global warming eventually can lead to jungle fire या फॉरेस्ट फायर
and forest fires can lead to deforestation, or this can also lead to climate change, and climate change eventually leads to drought or flood, these kind of issues. We have seen that livestock means जानवरों का ओवरग्रेजिंग करना, डिफॉरेस्टेशन, सैंड इरोजन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे के सारे कारण हैं डेजर्टिफिकेशन के. These all are the cause of desertification. So overgrazing is because of the animals. Deforestation may reduce the chance of what? Deforestation. Erosion, deforestation increases the erosion. It increases the landslides. Deforestation means less number of forests, so rainfall may reduce. It may reduce the rainfall. And understand, tropical rainforest, about 31% of earth land surface is covered by forest, and deforestation largely takes place in tropical forest. So largely deforestation is because of agriculture. You may be knowing something like jhum cultivation. Jhum cultivation. That means people cut the forest, and for crops, for cropping they cut the forest, and after some years when the nutrients in the crops in the soil are gone, they relocate themselves. I mean they keep on moving from one place to another. तो फॉरेस्ट को काटते जाते हैं और वो एग्रीकल्चर के लिए सब करते जाते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण जो है वो एग्रीकल्चर है. मोर देन 80% ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर. ऐसी कौन सी क्रॉप है जो बहुत इफेक्टिव है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? विच क्रॉप इज द मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन? दिस वन इज, एनी आइडिया विच वन इज दिस? कॉटन, मेज, पिजन पी, ग्रीन ग्राम, क्या है ये? दिस इज द पिजन पी. Pigeon pea is the crop which can be used to conserve the soil in hilly terrains because they have drought tolerance, ability to control the drought situation. Drought tolerance होती है इसके अंदर. So remember, this is the pigeon pea. What is sheet erosion?
sheet, there are three kind of erosion: gully erosion, sheet erosion. We will do sheet erosion means upper layer निकल जाना, जो लैंड का अपर लेयर है. यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल, upper layer of the soil, in a thin layer basically of the soil. Rain water, surface rain water, the surface rain water which does not infiltrate into, does not enter into the land. So the surface water which is not infiltrating in the ground, but it removes the soil in the thin layer. This is called sheet erosion. Homogeneous removal of soil in thin layers due to rainwater. That rainwater which does not enter the soil. There are normally two kind of erosion: sheet erosion and gully erosion. There are two kind of erosion. Gully, as you know, is little, gap in the land, small. Sheet is upper layer, gully थोड़ा सा उसके अंदर cavity. जब डीप, गली मीन्स डीप चैनल, डीप चैनल को गली बोलते हैं. शीट ऊपर वाला सरफेस होता है और गली उसके बीच में स्पेस होता है. आई विल शो यू द डायग्राम. और जब बहुत अमाउंट में वाटर फ्लो करता है, कंसंट्रेटेड वाटर फ्लो करता है, देन रिल इरोजन होता है उसके अंदर. So we'll be discussing three kind of erosions here. I'll show you the diagram, friends. Sheet erosion, gully erosion. आप देख रहे हैं, gully erosion is the worst type of erosion. ये थोड़ा शैलो होता है ऊपर ऊपर से. शीट, water will erode surface like that, run off water. एंड तीसरा होता है रिल इरोजन. देयर इज अ वाटर लॉगिंग. बिकॉज ऑफ द वाटर लॉगिंग पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर इस तरीके से रिल इरोजन क्रिएट होता है. तो गली इरोजन, शीट इरोजन एंड रिल इरोजन, तीन टाइप का इरोजन होता है. Sheet erosion, gully erosion and rill erosion. There are three kind of erosions. How do you celebrate 5th June? I mean, what is the day? 5th June is what? What is 5th June? World Environment Day. याद करना, World Environment Day. 5th June is World Environment Day. वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है? व्हेन डू यू सेलिब्रेट वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे? 22nd May is International Day for Biodiversity. World Biodiversity Day. World Biodiversity Day is 22nd of May. Which of the following is not true? स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है इक्वेटर से पोल की तरफ? नहीं, वो रिवर्स है. अगर ये अर्थ है, दिस इज इक्वेटर, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी इक्वेटर पे होती है. मैक्सिमम जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इक्वेटर में है. ट्रॉपिक्स हैव मोर देन टेम्परेट. सबसे पहले ट्रॉपिक आते हैं,
फिर यहाँ टेम्परेट आते हैं, फिर पोल आते हैं। इंडिया इज अ ट्रॉपिकल नेशन, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सारा, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप देखेंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वो भी इन दोनों ट्रॉपिक। सो ऑल दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर पास थ्रू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तीनों निकलते हैं अफ्रीका से। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, सो डाइवर्सिटी जो है वो कम होती चली जाती है, डिक्रीज इन डाइवर्सिटी। इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है? वेयर इज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? वेस्टर्न घाट हैव वर्ल्ड्स मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट्स मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट। और यूनेस्को ने इनको, बेसिकली यूनेस्को ने इसको वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर रखा है। 325 जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट में। सो यू कैन सी दिस इज द वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स आर इन श्रीलंका ऑल्सो। सो श्रीलंका में भी वेस्टर्न घाट्स हैं और यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर कर रखा है एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए। देयर आर एंडेंजर्ड स्पीशीज इन दिस। नॉइज पॉल्यूशन से क्या प्रॉब्लम होता है तुम्हें? व्हाट प्रॉब्लम विल कम थ्रू नॉइज पॉल्यूशन? व्हाट इज द प्रॉब्लम विच यू come across through noise pollution? So the problem which comes through noise pollution is hypertension, hearing loss, sleep disturbance, ये सारे के सारे नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। These all are related to noise pollution. Noise is measured in decibel. कितना डेसिबल होना चाहिए वर्क स्पेस पे, इंडस्ट्रीज में, दैट शुड बी वेरी यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज शुड बी द नॉइज। रेजिडेंशियल में, रेजिडेंशियल एरिया में व्हाट शुड बी द परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज? डेसिबल में कितनी होनी चाहिए ये याद कर लेना आप। परमिसिबल लिमिट 75 डेसिबल फॉर इंडस्ट्रियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया में ये 45 to 55, इन रेजिडेंशियल एरिया इट इज 45 to 55 डेसिबल। What is decibel? Is the logarithmic unit which is used to measure the sound level. Logarithmic limit to measure the sound level. It is decibel is the logarithmic limit. जैसे रिचटर स्केल इज ऑल्सो लॉगरिथमिक यूनिट। दो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। अर्थक्वेक को जो आप मेजर करते हो, आप अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए देयर इज अ रिचटर स्केल, यू नो दैट देयर इज अ स्केल रिचटर स्केल, वो भी लॉग स्केल है, दैट इज अ लॉगरिथमिक स्केल। डेसिबल इज ऑल्सो लॉगरिथमिक यूनिट। तो रेजिडेंशियल एरिया में कितना डेसिबल होना चाहिए, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट।
मैक्सिमम नॉइज कहाँ मिलता है इन सब चॉइसेस में जो आपको दे रखी हैं, इसमें तो मैक्सिमम नॉइज कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम नॉइज विल बी वेयर? That is in transportation. Maximum noise you will get is in transportation. Electrostatic precipitator. Have you heard this term, electrostatic precipitator? Used for air pollution control. So electrostatic precipitator is used for air pollution control. How does it remove the air pollution? जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, पीएम बोलते हैं उसको, पार्टिकुलेट मैटर। एयर में पार्टिकुलेट मैटर जैसे PM 2.5, PM 10, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकुलेट मैटर को सेग्रीगेट कर देता है, सेपरेट कर देता है। जो स्मोक है, फाइन डस्ट है, उसके अंदर। कैसे काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? इसको प्रोफेसर फ्रेडरिक कॉटरेल ने बनाया था। This is the diagram. Incoming particulate matters will come and there will be metal plates, charged metal plates, जो इस पार्टिकुलेट मैटर को आयोनाइज कर देंगे एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैटर विल गेट सेग्रीगेटेड एंड पार्टिकुलेट फ्री आउट, जो गैस है दैट विल गो आउट। तो द गैस विल नॉट हैव पॉल्यूटेंट और पार्टिकुलेट मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर को हम आयोनाइज कर सकते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे बिटवीन दीज प्लेट्स। What is another name of solar cell? सोलर सेल का दूसरा नाम क्या है? That is called photovoltaic cell. फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है? सन की एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सोलर एनर्जी विल कम and there are N type silicon, P type silicon, N type semiconductor, P type semiconductor. So photon will basically raise the energy level of these electrons और फिर electrostatic potential will be created through this. What is the voltage and power created in the single solar cell? जो सोलर सेल होते हैं उसमें कितनी पोटेंशियल और कितना पावर प्रोड्यूस होगा? What will be the power or voltage produced? So remember, a single solar cell produces 0.51 volt of voltage and 0.7 watt of electricity. So कितना वोल्टेज एंड कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है? और सोलर सेल पैनल लगा होता है पूरे का पूरा, उसमें बहुत से सोलर सेल्स होते हैं। दिस इज अ पैनल जिसमें बहुत से सोलर सेल्स होते हैं। What do you mean by biomass? बायोमास से आप क्या समझते हैं? दिस इज द ऑर्गेनिक मटीरियल। बायोमास होता है ऑर्गेनिक मटीरियल जिसमें वुड, सीरियल,
उनको बर्न करके आप हीट एंड पावर प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर। अगर एक टर्म में इसको डिफाइन करना हो तो ऑर्गेनिक मैटर, घर का जो गार्बेज होता है, क्रॉप्स, वुड, प्लांट, अल्कोहलिक फ्यूल्स, लैंडफिल गैस, बायोमास इज नथिंग बट ऑर्गेनिक मैटर। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पर एक तरीका है उसका, बायोमास से कैसे हम एनर्जी ले सकते हैं, उसका देयर इज अ वे। Biomass can be used to make what? Basically, it generates the renewable energy, renewable electricity and heat. Renewable energy and renewable heat or energy is created by biomass. So that becomes the biomass or transportation fuel. बायोगैस को और क्या बोलते हैं? व्हाट इज द बायोगैस कॉल्ड? देखो, जो मीथेन है CH4, उसको मार्श गैस या उसको आप नेचुरल गैस बोलते हैं। ये जो आपका CNG में यूज होती है, CNG, ये नेचुरल गैस मीथेन है। जो किचन में बनती है या आपकी बायोमास, बायोगैस होती है, दैट इज मीथेन, नेचुरल गैस। व्हाट इज MHD? इसका नाम याद रखना, MHD क्या होता है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक पावर जनरेटर। और इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करता है जब मूविंग फ्लूइड, जो आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में से निकलती है। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में गैस, फ्यूल गैस जाएगा और उसमें से आयोनाइज हो जाएगी वो, और पार्टिकुलेट मैटर सेपरेट हो जाते हैं। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक कुछ उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जनरेटर। इसमें से एक मूविंग फ्लूइड जाएगा जो आयोनाइज्ड गैस होगी, और वो थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। प्लाज्मा थर्मल एनर्जी है, हाई टेम्परेचर गैस। जब भी कोई आयंस मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं वो। See this diagram. Plasma is highly ionized gas. Plasma is a highly ionized gas. This is a magnet, south and north pole of magnet. In the magnetic field it is kept. Most widely used standard on which environment management system is based. एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो ISO है वो ISO 14001 है, याद रख लेना। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ISO 14001 जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कई बार एग्जाम में आ सकता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड ISO या जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा है, वो 14001 है।
एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईएमएस, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम? यस, टू इंक्रीज द कंप्लायंस ऑफ पीपल विद एनवायरनमेंट पॉलिसीज। एनवायरनमेंट की बहुत सी पॉलिसीज एंड लॉज बने होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत से एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने वाले लॉज हैं, नेशनल इंटरनेशनल लॉज, सो मेनी लॉज। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऐसे बहुत से लॉज हैं, उनका कंप्लायंस इंश्योर करना, वेस्टेज को रिड्यूस करना, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, ये सारे। वेस्ट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे लिमिट कर सकते हैं? रीयूज, रीसाइकल, रीड्यूस, 3 Rs। मैंने आपको 3 Rs की बात की थी। 3R, रिड्यूस, रीसाइकल, रीयूज। मैंने 3 R की बात की थी, ये हैं वो 3 R। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम? पहले तो हमें कंप्लायंस को इंक्रीज करना है और वेस्टेज को रिड्यूस करना है। मेंटेनिंग द लीगल स्टैंडर्ड्स, वेस्ट रिडक्शन करना, जो भी एनवायरनमेंट पॉलिसीज बनी हैं उनको मॉनिटर करना, उनको इंप्लीमेंट करवाना। रिड्यूस द यूज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ज़्यादा ग्रीन या क्लीन एनर्जी को यूज करना। रिड्यूस मीन्स ग्रीन हाउस गैस का यूज को रिड्यूस करो, पॉल्यूशन को रिड्यूस करो। What do you mean by environmental audit? Environmental audit क्या होता है? What do you understand by environmental audit? एनवायरमेंटल ऑडिट में यही होता है कि क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल कंप्लाइंट है, आर यू फॉलोइंग द पॉलिसीज एंड रूल्स, एनवायरमेंटल रूल्स ऑफ द कंट्री और ऑफ द ग्लोबल ट्रीटीज। ऐसा नेशनल हमारे लॉज बने, इंटरनेशनल लॉज बने, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? आर वी फॉलोइंग दिस और नॉट? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको UNFCCC बोलते हैं, विच इज द मेन फ्रेमवर्क जिसके अंडर आज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर होता है, UNFCCC के अंडर। तो ये कब साइन हुआ था? ये हुआ था जब रियो कॉन्फ्रेंस या फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, ब्राजील में हुई थी, रियो डी जेनेरो में हुई थी। और दैट वाज द फर्स्ट इन विच वी टॉक्ड अबाउट कि क्लाइमेट चेंज करके कोई चीज़ है, क्लाइमेट चेंज है एंड क्लाइमेट चेंज से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये सबसे पहले वहां पे बात हुई थी। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में साइन हुआ था। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रियो समिट में जो ब्राजील में हुई थी, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, उसमें और भी डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, नॉट ओनली यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बट अदर डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। कौन सा नहीं साइन हुआ था? तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन की बात नहीं हुई थी, लेकिन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सब साइन हुए थे।
These all got signed that time. और इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू ऑल दिस। इंडिया इन तीनों का पार्ट है। अगर आपसे को पूछे कि इंडिया में डेजर्टिफिकेशन का मेन कारण क्या है, क्यों डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्ट क्यों बन रहे हैं, वाटर इरोजन, पानी के चलते जो इरोजन हो रहा है, जो हमने देखा ना अभी, गली इरोजन, वो सारे के साथ शीट इरोजन, उससे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, एनी आइडिया मोदी गवर्नमेंट व्हेन इट केम इन पावर? 2014 दिस मोदी गवर्नमेंट केम इन पावर एंड जून 2014 में से लेके फॉर अ पीरियड अप टू दिस रिजुविनेट गंगा, इसके ऊपर बहुत सा पैसा खर्चा आया, 15,000 करोड़ रुपए। नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा, नमामि गंगा प्रोजेक्ट। ओनली थिंग इज 15,000 करोड़ खर्चने के बाद भी क्या गंगा क्लीन हुई है, दैट इज अ क्वेश्चन। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था आपको याद करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। 2014 में जब एक गवर्नमेंट आई तब नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंट मैनेजमेंट को लॉन्च किया है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंट मैनेजमेंट कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंट मैनेजमेंट, जल शक्ति मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी इसको लॉन्च किया है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडिमेंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान के अंडर ये सब है। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल रेजिडेंस को क्या बोलते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल रेजिडेंस होता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल रेजिडेंस को हैबिटेट बोलते हैं। हैबिट नहीं, हैबिटेट। अडेप्टेशन क्या चीज होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अडेप्ट करना? अडेप्ट करना मतलब री एडजस्ट करना, एडजस्टिंग टू न्यू हैबिटेट। जैसे तुम्हारा सिचुएशन चेंज होता है, हैबिटेट चेंज होता है, तो कंडीशंस करना अपने आप को नए हैबिटेट के लिए कंडीशन करना, उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। कुछ इमेजेस तुम्हें दिखा रहा हूं, इन इमेजेस को ध्यान से देखना, इनसे कुछ आइडिया तुम्हें लगेगा। दो तरह के हैबिटेट होते हैं, मतलब रहने की जगह होते हैं, एक लैंड बेस्ड, एक सी बेस्ड। लैंड पे रहने को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, ग्रास लैंड हो सकता है। डेजर्ट एरिया में तुम रह रहे हो, माउंटेन में रह रहे हो, ग्रास लैंड में। राजस्थान, हिमालयाज, मिडिल इंडिया ग्रास लैंड, या ओशन या लेक एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी से रिलेटेड, ये जमीन से रिलेटेड। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, दो तरह के हैबिटेट होते हैं। ये एक क्लासिफिकेशन है हैबिटेट को करने का, वन ऑफ द क्लासिफिकेशंस।
इकोसिस्टम दो तरह का, एबायोटिक, बायोटिक। एबायोटिक मतलब एयर, सॉइल, वाटर, उसको फोकस करना, जिसमें जान नहीं होती। एयर, सॉइल, वाटर, जिसमें जान नहीं होती। प्रोड्यूसर प्लांट, जान होती है प्लांट्स में, यस। कंज्यूमर भी दो तरह के हैं, प्राइमरी, डीकंपोज, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स, इन सब में जान होती है। बेसिकली बायोटिक मीन्स जिनके अंदर लाइफ होती है और जिनके अंदर नो लाइफ। हम इसको मार नहीं सकते, एबायोटिक फैक्टर को मार नहीं सकते। प्राइमरी हर्बीवोर्स, सेकेंडरी प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। ईगल, स्नेक, मे बी फ्रॉग और मे बी ग्रास हॉपर। बायोटिक, एबायोटिक, इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी की भी क्लासिफिकेशन है। वी कैन क्लासिफाई बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक, स्पीशीज, इकोसिस्टम। जेनेटिक वाइज, स्पीशीज वाइज, इकोसिस्टम वाइज। वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या नाम है? बायोडाइवर्सिटी। किसी भी एरिया में फ्लोरा एंड फौना, प्लांट, एनिमल। बायोटिक मतलब बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोटिक को रहने का जगह, बायोटिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोटिक? आई टोल्ड यू बायोटिक मीन्स प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, ये सारा बायोटिक। बायोटिक प्लस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ बायोटिक थिंग्स, बायोडाइवर्सिटी। सो डाइवर्सिटी ऑफ बायोटिक थिंग्स, दैट बिकम्स बायोडाइवर्सिटी। फ्लोरा फौना ही होता है, प्लांट, एनिमल। तो इकोलॉजी के अंदर ये होता है। दो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, टू ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। इंटरस्पीशीज इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, इंटरस्पीशीज इंटरेक्शन। What is हेलियोफाइट? हेलियोफाइट क्या होता है? हीट रेजिस्टेंट प्लांट, जो बहुत गर्मी में लगते हैं, जिनको हीट को रेजिस्ट करना है, बहुत ज़्यादा ये वो बहुत ज़्यादा इवेपोरेट नहीं कर सकते, हाई लेवल ऑफ इंसुलेशन, सोलर एनर्जी, दे नीड टू अडेप्ट टू हॉट एनवायरनमेंट। छोटे पत्ते होते हैं इनके, हेरी होते हैं, एक्सेसिव सोलर रेडिएशन होती है, यहाँ वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इनके लीव्स में लॉट ऑफ डबल पैलिसेड लेयर्स होती हैं, इनको हेलियोफाइट बोलते हैं। सूरजमुखी, सनफ्लावर। सियोफाइट्स, जिनमें ऐसा कुछ नहीं है। शेडी, शेडी प्लांट्स, ट्रीज। सियोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स, ये दो नाम हैं, थोड़े से याद रखना, एग्जाम में आते हैं। कैसे होता है इनका, फीचर्स कैसे होते हैं इनमें, प्लांट्स कैसा, इनका लीव्स कैसे होते हैं। इकोसिस्टम टर्म को किसने दिया था? हु वाज द पर्सन gave us ecosystem? Who proposed ecosystem term?
1935 में एजी टेंसले ने सबसे पहले इसको कॉइन किया था, इकोसिस्टम को। इट इज अ यूनिट वेयर ऑल एबायोटिक फैक्टर इंटरेक्टेड इन द एनवायरमेंट। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर को जब जोड़ दिया जाता है तो ये बनता है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इंटरेक्शन एंड देयर इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। Remember the percentage of nitrogen, oxygen and carbon dioxide and all. So 78% is nitrogen. Most abundant gas in the atmosphere is nitrogen, 78%. तो एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट पॉल्यूटेंट। अगर आपसे पूछे पॉल्यूटेंट क्या है तो आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, SOx, NOx, these are pollutant. But oxygen, nitrogen, CO2, they are not pollutant. They are not pollutant. So 78% is nitrogen, oxygen is 20%, carbon dioxide is 0.04%. But अगर carbon dioxide बढ़ जाए, it is a greenhouse gas. It is a major greenhouse gas, carbon dioxide. स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है जिसमें प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, 40 साल से सर्वाइव कर रहे हैं? फॉल्सम बॉटल में। एक बॉटल है, इवैक्यूएटेड बॉटल है, इवैक्यूएशन है इसके अंदर, और वो फॉल्सम बॉटल है जो 40 साल से ये प्लांट्स को ग्रो करवाया रखा है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, सेल्फ सस्टेनिंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, फॉल्सम बॉटल। Guild is the group of species that exploits biotic and abiotic resources. दोनों को एक्सप्लॉइट करता है गिल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों को एक्सप्लॉइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गिल्ड। बायोटिक तो मैंने आपको बता दी है, एबायोटिक के नाम बताओ। जिनमें नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, all non-living things in the ecosystem are called abiotic. Set of ecosystem is called what? सारे इकोसिस्टम को जोड़ दो तो एक बड़ा सा क्लाइमेट जोन बन जाता है जिसको बायोम बोलते हैं, बायोम्स। कलेक्टिव टर्म यूज फॉर इकोसिस्टम। एसिड रेन हमने किया था, पिछली क्लास में भी किया था। SOx, NOx को जोड़ दो तो एसिड रेन बनता है। सो SOx, NOx विल गिव यू H2SO4, HNO3। तो क्या होता है जब SOx, NOx प्लस वाटर विल गिव यू H2SO4 and HNO3. This is called acid rain. But this acid rain can be in the form of, this snow. It can be in the form of fog. It can be in the form of smog. It can be in the form of dust particles. ऐसा नहीं कि पानी होना चाहिए, रेन होनी चाहिए। हेल स्टॉर्म कुछ भी हो सकता है।
ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट? Rise of the global temperature is called greenhouse effect. What are some of the greenhouse gases? Major greenhouse gas is carbon dioxide, methane, nitrous oxide. When ultraviolet radiation of sun comes, after reflection it becomes infrared radiation. The wavelength of infrared radiation is more, and the greenhouse gases will trap this infrared radiation. The result of acid disposition is, एसिड रेन से क्या होता है? जब सॉइल में जाती है तो सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, डिप्लीशन ऑफ ट्री पॉपुलेशन हो जाती है, सो दैट डाइंग फॉरेस्ट एंड लेक्स, जब आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है सॉइल की एंड वाटर की, तो दीज प्रॉब्लम स्टार्ट कमिंग. What is the reason for soil pollution? Acid rain, obviously. There can be so many reasons, but acid rain is one of the reasons. Acid rain is one of the reasons of soil pollution. This will make the soil infertile. डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा झूम कल्टीवेशन, शिफ्ट एग्रीकल्चर जो बोलते हैं, ओवरग्रेजिंग, इसकी वजह से होता है. ग्रेजिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज बाय कटिंग देम, स्लैश एग्रीकल्चर, झूम कल्टीवेशन, दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. What is the best way to reduce deforestation? ट्रीज लगाओ. एफॉरेस्टेशन बड़ा कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है. डिफॉरेस्टेशन को फाइट करने का तरीका क्या है? एफॉरेस्टेशन, ग्रो मोर ट्रीज. इफ यू ग्रो मोर ट्रीज इट विल बिकम एफॉरेस्टेशन. Normally human activities are the reason why we are clearing the lands. So human activities are the main reason why we are clearing lands and basically creating land for cropping. Wildfire का main reason क्या है? There are so many reasons. Climate change, but climate change is also because of human activity. कुछ लोग खुद ही आग लगाते हैं, कैंप फायर, आपने खुद ही टू क्लीन द फॉरेस्ट सो दैट यू गेट गुड ग्रास फॉर योर कैटल, तो आग लगा देते हैं फॉरेस्ट को. इवेंचुअली ह्यूमन एक्टिविटी द मेन कॉज ऑफ वाइल्ड फायर. Honduras is the nation which is most affected by deforestation. Honduras.
विच टाइप ऑफ फार्मिंग लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन? कौन सी ऐसी फार्मिंग है जिससे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है? दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग? सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स यू आर डूइंग फार्मिंग फॉर योर ओन कंजम्पशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, पीपल वॉन्ट फूड एंड टू गेट फूड फॉर देयर सर्वाइवल दे डू फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। बट उसमें होता क्या है, वो बहुत इफेक्टिव एफिशिएंट फार्मिंग नहीं होती, तो आप बहुत ज़्यादा एरिया में फार्मिंग करनी पड़ती है आपको। तो सबसिस्टेंस आई मीन सर्वाइवल के लिए जो फार्मिंग तुम करते हो। डायरेक्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज एग्रीकल्चर एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कमर्शियल फार्मिंग जो है वो 32% का उसका है, 48% इज बिकॉज ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। द फार्मिंग विच यू आर डूइंग नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज, नॉट फॉर सेलिंग, बट फॉर योर ओन बेनिफिट। Why to conserve the natural resource? To preserve और biological diversity को preserve करने के लिए conservation is very important for biological diversity के लिए। Why do we want natural resource to be conserved? Ecological balance. For the ecological balance we want that. Have you heard about IUCN? IUCN, International Union for Conservation of Nature. It was formed in 1948 in France. International Union for Conservation of Nature. What is bioprospecting? Whenever you are doing some kind of research on molecules, genetics, species level diversity for economic importance, like medicine बनाने हैं तुम्हें या commercially valuable compound बनाना है, उसको bioprospecting. What is the prospectus? Prospects, you know, opportunities on the basis of biospecies. Bioprospecting it is called. You can use it for academic, agriculture, so many things. Bioprospecting. What percentage of total oxygen in Earth's atmosphere? आपको पता है Amazon forest are called lungs of Earth. They are called as lungs, which purify carbon dioxide into oxygen. तो 20% of total oxygen जो मिलती है वो Amazon के forest से मिलती है. Forest of Amazon. They are called the lungs, जहाँ पे purification of अर्थ के जो लंग्स हैं अमेज़न के फॉरेस्ट. They are largest tropical rainforest. Through photosynthesis we get it.
Which of the following is example of conservation? Which of the following gases has highest affinity for blood hemoglobin? Carbon monoxide is very dangerous gas for human lungs. This is the dangerous gas, quite dangerous. Carbon dioxide is not dangerous, but carbon monoxide. So automobile exhaust pollutant has carbon monoxide in it, and that makes it very dangerous gas. Which is the major source of sulfur dioxide? Can you name which is the major source of sulfur dioxide? So volcanic eruption gives you, जब भी volcanic eruption होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है. मेजर सोर्स जो है दैट इज व्हेन यू बर्न कोल और क्रूड ऑयल. कोयले से निकलती है. पावर प्लांट. पावर प्लांट्स मेक यूज ऑफ कोल. ऑटोमोबाइल में कोल यूज नहीं होता, कोयला यूज नहीं करते तुम. व्हीकल्स में कहाँ कोयला यूज करते हैं? पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं. पावर प्लांट में कोयला यूज करते हैं. यूरिया nitrogen fixation is done by the plants. Urea has nitrogen. NPK fertilizer. Ammonia oxidizing bacteria. Aerobic condition. नाइट्रस ऑक्साइड मिलता है बैक्टीरियल रिएक्शन से. नाइट्रस ऑक्साइड देता है. Fluorine air pollution is coal combustion, steel industries, phosphate fertilizer, all give fluorine air pollution. आर्सेनिक पोल्यूशन किससे प्रोड्यूस होता है? आर्सेनिक पोल्यूशन कोयला एंड पेट्रोलियम से, माइन से, पेस्टिसाइड से, डिटर्जेंट से. Which equipment are you using to remove the particulate matter? PM. मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. It is used from power plant to refineries to cement manufacture. Wherever there is a particulate matter, dust में होता है, smoke में होता है particulate matter. Dust का size is PM10, smoke में PM2.5. So wherever there is a particulate matter, you can use electrostatic precipitator there. So electrostatic precipitator is used in the automobiles also to remove the dust particles, see this smoke particles from the exhaust of automobile. Fly ash, dust, cement dust, all these are removed by electrostatic precipitator. इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये. अगर आप एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड कोई एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैराथन्स हैं. विच काइंड ऑफ प्रोसेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन?
It is a physical process because we create electric field to ionize particulates and separate these. तो आयोनाइज करते हैं और उनको आयोनाइज करके डेविएट कर देते हैं. तो इट्स अ फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स. फिजिकल सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स. So both particulates and the gas particles are separated in electrostatic precipitator. So we join multiple precipitators in parallel to get high efficiency. Basically, he is asking you about environmental impact assessment, EIA. So to know about environment assessment is environment impact assessment actually. So sometimes you will say this as EA, environment impact assessment को वो EA लिख देगा. Which is the best way to control noise pollution among 4 fundamental ways? इनमें से कौन सा बेस्ट है? केवल बड़े कॉमन सेंस टाइप क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा. समथिंग विच विल लुक लाइक वेरी नेचुरल टू यू. How can we reduce the noise in industries? मशीनरीज को आइसोलेट कर दो अकॉस्टिकली. अकॉस्टिक एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा दो मशीनरी के आसपास. आइसोलेटेड मशीन्स थ्रू एनक्लोजर. नॉइज पोल्यूशन को कम करने का जो तरीका है वो ये है कि आप एनक्लोजर बना दो जो अकॉस्टिक एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी. अकॉस्टिकली इसको बेसिकली आप आइसोलेट कर सकते हो. मेन सोर्स क्या है वेहिकुलर नॉइज का? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वेहिकुलर नॉइज? देखो पुरानी गाड़ी हो गई तो शोर करती है, आवाज करती है, लेकिन हाई स्पीड पे जब चलती है तो वो मेन सोर्स है वेहिकुलर नॉइज का. राइट. सो फ्रेंड्स, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 पेज का डॉक्यूमेंट, और ये सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट है ये क्वेश्चन बैंक का पार्ट है जो आपके एनवायरनमेंट के एग्जाम है. ये योरपीडिया का डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल योरपीडिया एनवायरनमेंट के नाम से है. आपका कोई भी एनवायरनमेंट का एग्जाम है, आप इस चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको गो थ्रू करना स्टार्ट करें. अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये डेडिकेटेड चैनल बनाया गया है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एनवायरनमेंट से बैकग्राउंड से बेसिकली किस तरीके से लिंक्ड हैं. और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी भी है कि अगर आप इस चैनल से लिंक्ड हैं और आप एनवायरनमेंट बैकग्राउंड से हैं तो बाकी जो स्टूडेंट एनवायरनमेंट बैकग्राउंड के हैं उनको इस चैनल का आप बताएं, सो दैट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप बताएं कि क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं एनवायरनमेंट की फील्ड में. जो एनवायरनमेंट प्रोफेशनल हैं, एनवायरनमेंट इंजीनियर्स, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट, एनवायरनमेंट मैनेजर्स, तो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है उनको इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये डेडिकेटेड चैनल बनाया गया है एनवायरनमेंट के लोगों को हेल्प करने के लिए. क्योंकि हमें स्ट्रांगली लगता है एनवायरनमेंट के जितने प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में उनसे कहीं ज़्यादा एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया अब्रॉड. तो आप यहाँ बने रहिए, देखते रहिए, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी. आप योरपीडिया पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड अपना करियर परस्यू कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.